अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 21 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो अहम खबरें। एक तो ये कि चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खुद आकर बाहर बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस से क्या क्या बात की। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ बीती पिछले 2.5 साल की कथा सुनाकर रख दी, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ई वोटिंग से मुतालिक, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की दरख्वास्त, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर शकूक व शुबहात का शिकार करते हुए लंबी तारीख डाल दी है। इन दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं इनसे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि समुंदर पर पाकिस्तानियों को वोट देने के जो मुतालिक केस है उसमें आईनी बेंच ने, यानी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बना ही इसलिए था कि वो जल्दी कुछ ना कुछ भी डिसाइड ना हो, क्योंकि हमारे मुल्क में हालात ये है कि जब भी किसी चीज को कोई मकसद बताया जाए ना कि इसको इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जल्दी जल्दी, जैसे आईनी बेंच को बनाया गया तो कहा गया मुकदमात जल्द निपटाना थे, तो वो मकसद ये होता है कि उनको ज्यादा लटकाना था। तो यही हो रहा है कि आईनी बेंच जिनका कोई अभी तक हमने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन जो है वो दिया हो या कोई ऐसी रिपोर्टेड जजमेंट दी हो जिसको हम भी कोट करके बताएं कि चलो 26वीं तरमीम के बाद एक ऐसा बेंच बना जिसने कम से कम कोई काम तो किया। अभी तक जो 26वीं तरमीम की एक वाहिद रिपोर्टेड जजमेंट है वो है जो जस्टिस मंसूर अली शाह को खामोश करने के लिए बनाई गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो समुद्र पार पाकिस्तानियों यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक मुकदमा था, उसके अंदर आईनी बेंच ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है और अदालत ने ये कहा है कि बताया जाए कि ओवरसीज वोटिंग के लिए अब तक क्या इकदामात किए गए हैं और नादरा और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए बेंच ने ये समात एक लंबे अरसे तक के लिए मुलतवी कर दी है। हुआ ये समात के दौरान कि जो वकील है दाऊद गजनवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर रखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग के जरिए जो ओपन सहूलत है उसको गैर महफूज करार दे दिया। आपको पता है पाकिस्तान में अब तो 1 साल मुकम्मल हो चुका जो एक्स है उसकी बंदिश का, और उसके अलावा एक पे दर पे हमने देखा कि एक सिलसिला बन गया कि जब आपका दिल किया आपने किसी भी जो ऐप है उसको डाउन कर दिया, जब दिल किया इंटरनेट बंद कर दिया। पहले तो कहा जाता था शार्क ने खा लिया, अब पता चला कमेटियों के अंदर सवाल हो कि कोई शार्क वार्क नहीं थी। हमेशा से ये हमारी अपनी हुकूमत की हिकमत अमली रही कि जब जहाँ कभी भी कोई मसला हुआ तो इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया। बहरहाल पहले इतना मसला नहीं था, लेकिन जब से ये एक रिजीम आई जिस रिजीम का अपना कुछ भी नहीं था, टोटल जो वोट है वो अवाम पाकिस्तान का, उसको चोरी करके पूरी की पूरी रिजीम सेटअप की गई, तो उसके बाद ये तमाम तर कदगनें बढ़ने लगी। जहाँ टेक्नोलॉजी को वैसे ही पाकिस्तान से दूर ले जाया जा रहा है, उसको फितना करार दिया जा रहा है, उसको ऑनलाइन दहशतगर्दी का नाम दिया जा रहा है, वहीं पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा जिसको सिकंदर सुल्तान राजा की मौजूदगी में इस हुकूमत के गारंटर बनने से कोई रोक नहीं सकता और ना ही वो अपनी किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस पे भूलते चूकते हैं। और उन्होंने पिछले जितनी भी दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भले ये मामला आया या इससे पहले जब भी पार्लियामेंट में ये मामला आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुतअद्दिद रिपोर्टें जारी की और उन रिपोर्ट्स में ये बताया कि वो ई वोटिंग पर काम कर रहे हैं। पिछले साल ब्राजील गालिबन इलेक्शन कमीशन हुकाम गए थे वहां के इंतखाबात में ई वोटिंग का जायजा ले, लेकिन आज आप हालात देखें कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन के वकील पेश होते हैं और वो कहते हैं कि 35 हलकों में हमने ई वोटिंग करवाई, 35 हलकों से मुतालिक ई वोटिंग की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करवा चुके हैं। और फिर जो आईटी के डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन के, वो ये कहते हैं कि 1 से 3 घंटे तक ई वोटिंग निजाम पर संजीदा हमला किया गया था, बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का खतरा है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है, इतना खतरा है तो फायर वॉल आपकी क्या करती है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ई वोटिंग को तो सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा और ई वोटिंग के लिए बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स की खिदमात ली गई थी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हैकिंग हो रही हो तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में होगा, फिर ये तो नहीं होगा कि सिर्फ वोटिंग का निज़ाम खतरे में हो, व्हिच इज़ अ जेन्युइन क्वेश्चन। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। तो डायरेक्टर आईटी ने कहा कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है और पायलट प्रोजेक्ट को इंडिया, इसराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि हमें तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे ओवरसीज हमारे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वोटर्स हैं। उसके बाद जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी जब उनके सामने
इमरान खान के वकील ने ये कहा ना कि ई वोटिंग का हक इसलिए नहीं दिया जा रहा कि ये सारे के सारे वोटर्स जो हैं वो इमरान खान के वोटर्स हैं, इन्हें खतरा है कि उनके वोट बैंक में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो जस्टिस मुसर्रत अली कहती है कि ऐसी बात नहीं है। जस्टिस मंदोखेल हमेशा से उनकी ऑब्सेशन है, वो कहते हैं पार्लियामेंट जाए। उनके जो प्रीडिसेसर थे यानी काजी फैज ईसा, जिनकी जानशीनी जैसे जमाल मंदोखेल करते रहे हैं, वो बड़ी फ्रीक्वेंटली कहते थे पार्लियामेंट जाएं, और फिर उन्होंने खुद पार्लियामेंट को रख के प्लेट में आईनी तरमीम तक तैयार करके दी। फिर उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को इतना होल्ड किया कि जो वो इलेक्शन जो कि एक तरह से फ्रॉड इलेक्शंस हुए थे कंप्लीट, उसको सिर्फ मैंने फ्रॉड नहीं कहा, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको फ्रॉड रिपोर्ट किया। अमेरिकन पार्लियामेंट ने उनको फ्रॉडलेंट जो गलतियों से भरपूर जो धांधली से भरपूर इंतखाबात थे वो कहा। जब पूरी दुनिया आपके उन इंतखाबात पे बोली तो हमारे चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की इज्जत और हुर्मत पर हमें लेक्चर दिया करते थे। तो बहरहाल इन जजेस की ऑब्सेशन यही है कि किसी भी तरह से पार्लियामेंट जो है वो ये वाली फ़ाल हो जो इस निज़ाम की इस वक़्त की गारंटर सुप्रीम कोर्ट बैठी है या आईनी बेंच उसकी बेनिफिशियरी 26वीं तरमीम के बैठा है, उनकी हर सूरत कोशिश है कि बस इस पार्लियामान को चलने दिया जाए। और अजीब-सी बात ये है, हैरत अंगेज़ बात ये है कि वो पार्लियामेंट जिस पर आर्मी चीफ भी यही कहेंगे कि उसको चलने दिया जाए, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म भी यही कहेंगे उसको चलने दिया जाए, इमरान खान से बैकडोर किसी भी किस्म की बातचीत राब्ते होंगे तो उनसे भी यही माँगा जाएगा कि पार्लियामेंट को चलने दिया जाए, और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि इस पार्लियामेंट को चलने दिया जाए। तो हर बंदा या हर आम आदमी यही सोचेगा कि अगर मेरे हक पे डाका डालने के बाद इसी तरह से निज़ाम को चलाना है, तो फिर मेरी एक्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा है इस मुल्क में? तो बहरहाल इन ओहदों पर बैठे चंद 100 जो लोग हैं हमारे ऊपर जो हुकूमत करते हैं, उनका आप कह सकते हैं, मैं उसको उनकी मेंटल कैपेसिटी ही कहती हूँ, वो इतनी ही है कि वो जिस बात को खुद डिसाइड कर लें, वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी अवाम उसी एक बात पे, हालाँकि अवाम का वोट कहाँ गया था, हक क्या था, वो सबको पता है। पार्लियामेंट जब एक जाली पार्लियामेंट है तो उसके ऊपर क्या कोई एतबार करे? मगर बहरहाल जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ले जाएँ, तो उनसे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तो हम पार्लियामेंट को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की कोशिश हो रही है। वकील ने उनके सामने, आरिफ चौधरी थे, उन्होंने कहा। तो जैसे जमाल मंदोखेल कहते हैं कि अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाली जाएगी? क्योंकि जब भी बेंच पे जजेस के सामने इस किस्म की बात होती है तो वो हमेशा इस बात को थोड़ा-सा इधर-उधर कर देते हैं, जब भी पार्लियामेंट की जो अभी हैयत है उसके ऊपर बात होती है। तो बहरहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन और जो हुकाम हैं उनको हुक्म देते हुए इस मुकदमे की समाअत एक मर्तबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आज जवाब जमा करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से ज़्यादा वोकल हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहकर आवाज़ उठाना इट्स समथिंग एल्स, लेकिन पाकिस्तान के बाहर बैठकर इतना अपने मुल्क के साथ कनेक्टेड रहना एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर आपके पास करने को बहुत कुछ है, वो एक अलग बात है। और पूरी दुनिया में अपने जो बाहर के बसने वाले उनके शहरी होते हैं, उनको हक दिया जाता है वोटिंग का, लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम किसी और तरह है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो आर्मी चीफ के खिलाफ एक सख्त किस्म का मुज़ाहिरा हुआ बैरून मुल्क, उस मुज़ाहिरे के बाद भी इलेक्शन कमीशन का इस तरह से जवाब देना कहीं भी जो है वो किसी को हैरानगी में मुब्तला नहीं करता। बहरहाल दूसरी अहम खबर आज ही के दिन में भी पीटीआई से जुड़ी है, और वो ये है कि चीफ जस्टिस याह्या खान से मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, और उन रहनुमाओं ने ये गुज़िश्ता रोज़ जो, बल्कि एक एक रोज़ कबल परसों ग़ालिबन मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ, और जो उनकी पूरी की पूरी टीम है, जो उनको इस निज़ाम में लाकर बिठाई हुई है और हर सूरत ऐसे कवानीन बनाती है, ऐसे जज लाकर बिठाती है, ऐसों को आउट करवाती है, जो इस निज़ाम के लिए किसी भी तरह से अच्छे और जो खतरा बन रहे हो उनको साइड पे करवाती है। और सबने मुलाकात की, और वो मुलाकात तो हँसी-खुशी चेहरों वाली हमारे सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलवक़्त जो इससे मुतालिक कोई तफ़सील है वो अपनी तरफ से जारी नहीं की। ग़ालिबन यही होगा, लीगल रिफ़ॉर्म्स की जो कमेटी इजलास है, मीटिंग होनी है, उससे मुतालिक पीटीआई से जो चीफ जस्टिस याह्या खान हैं, उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया उनको। और जब इन्होंने हमसे मुलाकात की थी चीफ जस्टिस याह्या खान ने ग़ालिबन 11 फरवरी को, तो उन्होंने ये इज़हार किया था कि ये मुलाकात इकट्ठी हो सकती है, वज़ीर-ए-आज़म और अपोज़िशन लीडर को बुलाया है। लेकिन ये मालूम नहीं था कि अलहदा-अलहदा वफ़ूद होंगे। बेहतर तो होता कि चीफ जस्टिस को अगर इतनी ही सालिसी और लीगल रिफ़ॉर्म्स याद आ रहे थे, तो वो दोनों रहनुमाओं को साथ बिठाते, बातचीत करते, कोई बीच का हल निकालते, गो कि वो भी इसी निज़ाम के साथ जुड़े हैं और इसी निज़ाम के साथ चीफ जस्टिस का भी
जो है वो सर्वाइवल साथ ही जुड़ा है। उस मतलब एक तरह से तो अगर देखा जाए तो क्या काम है एक चीफ जस्टिस का इस तरह से मुलाकातें करने का, वो भी प्राइवेटली, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जब वो करने ही लगे हैं और अब इस निज़ाम को चलाने की कोशिश ही कर रहे हैं और वो इसी डील के तहत आए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कोशिश तो करेंगे ऑपोज़िशन के साथ मिल बैठने की। तो ऑपोज़िशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो तमाम तर मुकदमात हैं, जो कुछ पंजाब में उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से उनके घरों पे छापे मारे गए, जो इलेक्शन में किया गया, इलेक्शन के बाद किया गया, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, सब कुछ चीफ जस्टिस के सामने रखा। ये भी बताया कि उनके एक-एक कारकुन, एक-एक रहनुमा पर कितने मुकदमात हैं। ये भी बताया कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हो रहा है। ये भी बताया कि जो लापता अफराद हैं, उनका मामला क्या है। ये भी बताया कि आप जितने मर्ज़ी अहकामात देते रहें, आपके फैसलों की कोई वुक़्क़त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी इफ़ेक्टिव जो मखसूस नशिस्तों की है, उसकी है। तो वो सारा मामला भी सामने रखा गया और ये भी कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ जो है वो की जा रही है और ये भी कहा कि कानून की हुक्मरानी मुल्क में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अदालती निज़ाम को आला-ए-कार बनाकर जो इस वक़्त के ताकतवर हैं, वो इस तरह से आगे बढ़ते रहें। आपके मुल्क में आम आदमी को आपके सिस्टम पर कोई एतबार नहीं रहा। लेकिन ये सारी बातें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग़ालिबन सुनी होंगी। इन सब के बाद मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुलाकात की, बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखा, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मसला ये है कि सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना है, सिस्टम से बाहर निकल कर लड़ा नहीं जा सकता। वो फिर यही हो सकता है कि बाहर बैठकर आप बातें करते रहो एंड आपके पास हाथ कुछ भी नहीं होगा। और अब जो निज़ाम चल पड़ा है वो निज़ाम यही है कि ये निज़ाम चाहता ही ये है कि सारी इख्तिलाफी आवाज़ें बंद हो जाएँ, तनकीदी आवाज़ें बंद हो जाएँ। और अगर कोई बीच में से किसी इदारे में, चाहे वो जज है, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो किसी सरकारी महकमे में बैठा है, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई भी अगर कहीं से उठकर भी इस निज़ाम को ललकारने की कोशिश करता है, तो उसकी आवाज़ बंदी करने की कोशिश की जाती है। तो बेहतर तो था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चीफ जस्टिस से मिलना। लेकिन चीफ जस्टिस के लिए बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल इस तरह से पैदा हो गई है कि वो चीफ जस्टिस जिन्हें शायद ये लगा कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएँगे और सब कुछ इतना हँसी-खुशी एक तस्वीर सामने आ जाएगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गो कि ऑपोज़िशन के साथ मुलाकात में भी ज़ाहिर है कि एक अच्छे माहौल में ही बातचीत हुई। लेकिन जब आप किसी की ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं कर सकते, और चीफ जस्टिस के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अभी लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ यहीं पे ऑपोजिशन को नहीं बिठाना, ऑपोजिशन से तजावीज़ भी मांगे। तजावीज़ के साथ उन्होंने अभी लीगल रिफॉर्म्स के इजलास करने हैं, जो कि नेशनल लेवल का डायलॉग होगा, उसमें भी ऑपोजिशन को साथ बिठाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में, जब आप ऑपोजिशन के इतनी इंसानी हकूक की, बुनियादी इंसानी हकूक जिसका जामिन आपको आईने पाकिस्तान ने बनाया है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते, ऑपोज़िशन को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी नहीं दे सकते, तो मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस का जो ये वाहिद मोटो है कि वो दूर-दराज़ इलाकों के दौरे कर ले, या वो अदलिया के अंदर, अपने घर के अंदर ना देखें, अपने कमरे में बैठा हाथी ना देखें, अपना सर रेत में दबाए रखें, लेकिन वो बाहर के हालात को और ऑप्टिक्स को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मुकदमा लग जाता है, तो एंट्री से लेके अंदर तक के तमाम जो दरवाज़े हैं, उन पर जगह-जगह डेस्क लगा दिए जाते हैं, इज़ाफ़ी नफ़री को, एफसी को, पुलिस को बिठा दिया जाता है। होता क्या है? कुछ भी नहीं, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज मुलाकात तो की है, अपनी तरफ से उन्होंने दुरुस्त इक़दाम लिया। और जहाँ इमरान खान से मुतालिक उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वहाँ पर हुकूमतें वक़्त के साथ तो चलो नहीं भी बैठते, लेकिन इस वक़्त के मुनसिफ़ को ये याद ज़रूर दिलाना है, फ़र्ज़ तो है ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बतौर सियासी जमात, कि वो इस वक़्त जो याह्या खान हैं, उनको याद दिलाएँ कि आपने अपने नाम की लाज नहीं रखनी, आपने वो बनना है जो आपको दिया गया है काम। लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि जिस निज़ाम में हम बैठे हैं और जिस तरह से जनाब याह्या खान आकर बैठे इस मनसब पर, और जिधर उन्होंने मुलाकातें की और जिस शख्सियत से की, वो शख्सियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अगर नाम सुनना चाहती है, तो इमरान खान का नहीं सुनना चाहती। तो इस तरह की जो एक बातचीत के बाद एक मिलने वाला ओहदा आज तक नहीं बताया गया कि जनाब याह्या खान को किस मेरिट पर पूरा उतरने पर मुल्क का चीफ जस्टिस बनाया गया, और उस मेरिट पर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर नहीं उतरते थे, तो कोई रीज़निंग तो दी जाती। तो आज तक वो तो नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल ये साहब जो इस निज़ाम के ऊपर बैठे हैं इस वक़्त, ख़ास तौर पे अदालती निज़ाम के, जिसका हाल आपके, मेरे, हम सबके सामने है, उसके ऊपर बैठे जो एक सरबराह हैं, उनका हाल सिर्फ़ ये है कि वो एक बातचीत के नतीजे में आकर बैठे हैं, और उसके बाद उनका वाहिद काम साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा से ज़्यादा 2.0 बनकर रहना और इस निज़ाम की गारंटर के तौर पर एक्ट करना है। तो उनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मिल तो लिया, बातचीत भी कर ली, लेकिन हासिल सिफ़र होगा। इस वक़्त के लिए हासिल सिफ़र होगा, लेकिन मुस्तक़बिल में जाकर कहीं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में जब तारीख़ लिखी जाएगी, जैसे अभी हम एक तारीख़ बना ही रहे हैं, ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेड होती है, इसका रिकॉर्ड रहता है।
تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کوشش آج 21 فروری کو ہونے والی یاد تو رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی یحییٰ خان کا نام بھی یاد رہے گا، اور امید ہے کہ ان کا نام کچھ بہتری کے طور پر ہی یاد رکھا جائے، جس کی ویسے کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو کم از کم کوئی بہتر اپنے لیے یا ملک کے لیے یا اس قوم کو چلنے کے لیے اتنی سی امید لگانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، ہے نہیں امید کہ وہ اپنے نام کی لاج نہ رکھے اور کچھ بہتری کرے، ایک منصف اعظم کے طور پر کام کرے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک الگ جماعت ٹریٹ کرنے کے بجائے، کوئی دشمن جماعت ٹریٹ کرنے کے بجائے باقی چیفز کے مقابلے میں اس ملک کا ہی حصہ سمجھے اور اسی ملک کا حصہ سمجھتے ہوئے ہی آگے چلے، مگر بہرحال ایسی کوئی امید ہے نہیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی ان کو عدالتی جو انٹرنل ایشوز ہیں ان میں بھی خاصی مشکل کا سامنا ہے، تو آج ان کی ایک اور مشکل میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور اس امتحان میں بلا شبہ وہ ناکام ہی ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔